só de fim de semana. शीला, अरे ओ शीला, अरे जल्दी करो, देर हो रही है भाई। आ रही हूँ, बस 5 मिनट और रुको। अरे पिछले 2 घंटे से 5 मिनट लगा कर रखा है। अरे शहर के बाजार ही तो जाना है, किसी के ब्याह में थोड़ी ना जाना है। जो इतना श्रृंगार कर रही हो, सच संवर रही हो, हैं हीरोइन ही बन रही हो। आप थोड़ी देर के लिए अपनी जबान पर लगाम लगा कर रखो, मुझे तैयार होने दो, समझे? अरे धन्नो, ए वीरू, ए टुन्नू, तब तक हम सोचते हैं कि दिवाली के लिए जो है शहर से क्या क्या सामान लाना है। अच्छा धन्नो, तेरे लिए ना मैं एक सफेद रंग की माला जो है वो अवश्य लूंगा। हाँ। धन्नो ने जोर जोर से नामे गर्दन हिलाई। है तुझे माला पसंद नहीं है? धन्नो ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो फिर अरे हाँ, अरे मैं तो भूल गया था, तुझे तो पीला रंग बहुत पसंद है। चल तो हम पीली माला लेंगे, हैं पीली माला। तभी अंदर से शीला तैयार होकर आ गई। देखो जी, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल हीरोइन लग रही हूँ ना? मंगलू जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ जी? मंगलू ने हंसते हंसते बैठकर अपना पेट पकड़ लिया और 3 गधे शीला को देखकर गोल गोल घूमने लगे। ए चलो, तुम मेरे पास मत आओ। अरे इन्हें क्यों डांट रही है? ये मेरी साड़ी खराब कर देंगे। अरे तू पहले अपना होलिया तो ठीक कर। अरे बिल्कुल वो जो खेला लगता है ना, अरे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सर्कस। हाँ, सर्कस की वो जो करवा लग रही है। अरे तुझको देख के तो लोग हंसेंगे पूरे बाजार में। क्यों हंसेंगे? क्या खराबी है मेरे मेकअप में? अरे क्या खराबी है? क्या खराबी है? अरे देख, ये इतना बड़ा बिंदी के बदले तूने बिंदा लगाया। बिंदी है ये, देखो मैंने अपने माथे पर पूरी 10 बिंदी लगाई है। 10 बिंदी लगा के घूम रही है, बिल्कुल बिंदी लगा के बंदरिया लग रही है। अरे हटाओ इन्हें, इतनी 10 क्यों लगा रखी है? ये एक लगा लेती वो ठीक थी। और ये जो नीले रंग की नकली लंबी चोटी लगाई है ना, ये भी हटा ले। नहीं, मैं नहीं हटाऊंगी। मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ तो आप मुझसे जल रहे हो। अरे तो तू शहर ऐसे ही चलेगी क्या? हाँ। राम, तो मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। नीली बंदरिया जब ऐसे चलेगी उछल के, तो सब लोग मेरा जो है मजाक उड़ाएंगे उस वक्त। ठीक है, मत जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। धन्नो, तुन्नू, वीरू, चलो। तीनों गधे शीला के पास से हटकर मंगलू के पास चले गए। अरे देखा, ये भी तेरे साथ नहीं जाना चाहते। ये गधे भी आज तुझसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। आप ना ज्यादा मत बोलो, मुझे सब पता है, आप सब मिले हुए हो। अरे तुझे जो समझना है समझ। अगर शहर चलना है तो इंसान बनकर चल, हाँ बंदरिया नहीं। शीला ने गुस्से में अपने माथे से सारी बिंदियां निकाली और नीली चोटी भी हटा दी। हाँ अब ठीक है, तुम औरतें भी ना कमाल हो, हैं? पहले मान जाती तो इतना समय बर्बाद नहीं होता। चलो अब। शीला ने उसे गुस्से से देखा। चुपचाप चलो, तुमको तो मैं आकर देखूंगी। शहर के बाजार में। अरे बड़ी रौनक है नहीं? बाजार बड़ा सजा हुआ है। अरे आज तो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं लग रही। अरे माला की दुकान कहाँ है? अरे वो रही माला। अरे भैया, इतनी सारी मालाएं। अरे ये माला तो बहुत प्यारी है। धन्नो कहाँ गई? धन्नो, तुझे ये पसंद है ना? बोल। धन्नो ने हाँ में गर्दन हिलाई। मालिक, मैं भी पहनूंगा।
अरे ओ भाई, अरे इसे बस लड़कियां पहनती है, लड़के नहीं समझे। भाई ये माला कितने की है? भैया ये 100 रुपए की पड़ेगी। सुनो जी, वो 50 रुपए वाली भी अच्छी लग रही है धन्नो के लिए, वो ले लो ना। क्यों नहीं धन्नो, वो भी तो अच्छी है। धन्नो ने हाँ में गर्दन हिलाई। बहुत बढ़िया। भैया एक काम करो, ये जो पीली वाली माला है ना, ये दे दो। एक लाल वाली भी है? अरे लेकिन लाल किसके लिए? अरे धन्नो गधी होकर माला पहनेगी तो मैं भी तो पहनूंगी। वो पीली पहनेगी, मैं लाल। तुम भी तो गधी, मेरा मतलब धन्नो से कम थोड़े ही हो, तुम भी पहन लो। शीला ने उसे घूर कर देखा। चलो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बहुत सामान आया हुआ है, बहुत बाजार सजा है। इन तीनों के लिए दिवाली के कपड़े भी लेने हैं, खीले भी लेने हैं, बतासे भी लेने हैं, पटाखे भी लेनी है, फुलझड़ियां भी लेनी है। वो सब बाजार घूमने लगे। एक दुकान पर अरे अरे रुको रुको रुको, अरे ये देखो, ये संतरी चमकीली कढ़ाई वाला कपड़ा तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये टुन्नू के लिए अच्छा रहेगा। हाँ टुन्नू देख, पहनेगा? टुन्नू ने हाँ में गर्दन हिलाई। समझी, संतरी वाला कपड़ा टुन्नू के लिए और हरा वाला वीरू के लिए ले लो, और इस धन्नो के लिए वो बैंगनी वाला ले लेते हैं। धन्नो ने जोर जोर से ना में गर्दन हिलाई। अरे अरे अरे, इसको बैंगनी पसंद नहीं आ रहा। सफेद ले ले। धन्नो ने ना में गर्दन हिलाई। नीला कपड़ा? धन्नो ने ना में गर्दन हिलाई। तो फिर ये लाल? धन्नो ने हाँ में गर्दन हिलाई। ठीक है ठीक है ठीक है, तेरे लिए लाल रंग का ही लेता हूँ। ये धन्नो भी ना कम नहीं है, गधी है पर फैशन पूरा करेगी। मंगलू ने कपड़े ले लिए। अरे भाई चलो चलो, ये तो हो गया। अब और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आया है। अब आगे क्यों जाना है? इन तीनों के कपड़े तो ले लिए, साड़ी की दुकान तो उधर पीछे रह गई, मुझे साड़ी लेनी है। अरे मेरी भोली शीला, है तू इन कपड़ों से इन तीनों के साइज की पोशाक बनाएगी तो उसमें गोटा भी तो लगना चाहिए, तभी तो पोशाक अच्छी लगेगी। चलो चलो गोटा लेकर आते हैं, चलो। हे भगवान, ये आदमी ना सारा दिन गधों के साथ रह के इन्हें पत्नी से ज्यादा गधों से प्यार हो गया है। मंगलू ने गोटे वाले से गोटा खरीदा। अब तो साड़ी की दुकान पर चलो, या अभी भी कुछ बाकी है? अरे तू तो नाराज हो गई। चल चल, अब तेरे लिए बढ़िया सी साड़ी लेते हैं। हाँ साड़ी की दुकान पर दुकानदार ने बहुत सी साड़ियाँ दिखाई। ये देखो भाभी जी, बहुत बढ़िया साड़ी है, बहुत बढ़िया काम हुआ है साड़ी पे। हाँ भाभी जी, जहाँ भी पहनकर जाओगी ना, बस आप ही आप दिखाई दोगी। हाँ बाकी सब तो पानी है, आप ही बस तूफानी है, ऐसा लोग कहेंगे। मैं नहीं। हाँ नहीं, ये इतनी खास नहीं है। वो लोग वहाँ से आ गए। बाप रे, मालकिन तो बहुत चलाती है। तीनों बैठ गए। अरे शीला, अरे अब और कितना घुमाएगी? 100 साड़ियाँ देख ली तूने, लेकिन पसंद एक भी नहीं करी। सुनो जी, मुझे वो वाली पसंद है। मंगलू ने पीछे मुड़कर देखा। शोरूम में एक स्टैचू ने सुंदर सी सितारों वाली लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। हैं? वो पुतले वाली? अरे मरवाएगी ये। अरे बहुत महंगी होगी वो। मुझे तो वही चाहिए। अच्छा अच्छा, चलो चलो। शोरूम के बाहर खड़े होकर वीरू, धन्नो, टुन्नू, तुम लोग यहीं रुको। अच्छा, हम अभी साड़ी लेकर आते हैं। देखो कोई शैतानी मत करना, अच्छे बच्चों की तरह यहीं खड़े रहना। आइए आइए, बताइए किस तरह की साड़ी चाहिए आपको। आइए आइए बहन जी। वो बाहर जो लाल साड़ी है ना, सितारों वाली। अरे वाह वाह वाह, वो तो आज ही आई है। आपकी पसंद जो है ना, वो बहुत ही लाजवाब है। हाँ अरे भैया, पर है कितने की ये तो बता दो। अरे मात्र 3500 रुपए की है। पैक कर दूं क्या? 3500? भैया साड़ी बेच रहे हो कि टेंट? भैया बहुत महंगी है, बहुत महंगी है भैया ये साड़ी। देखिए भाई साहब, इस साड़ी की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसका दाम कम नहीं हो सकता। तुम कोई और माल देख लो भाई। लो ये देखो, मेरे पास अच्छी अच्छी साड़ियां हैं। अरे छोटू, छोटू, जरा और साड़ियां निकाल ऊपर से। अरे देखोगी? नहीं। अरे उसके पास और भी अच्छी साड़ियां थी, देख लेती। शीला ने उसे घूरा तो वो चुप हो गया।
अगर मैं दिवाली पर नई साड़ी लूंगी तो बस वही लूंगी, दूसरी साड़ी तो मेरे पास बहुत है। अरे अच्छा अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। आप अपने लिए कुर्ता पायजामा तो ले लो। अभी तो दिवाली में 1 हफ्ता बाकी है, मैं फिर आकर ले लूंगा। चलो शाम होने को है, तो अब चलो घर चलते हैं। अगले दिन आंगन में मंगलू वीरू, धन्नो और टुन्नू के साथ खेल रहा था। अरे ये टुन्नू बहुत शैतान हो गया है? खेल में बेईमानी करता है। चल वीरू, जाकर पकड़ता इसको। अरे बस करो, इनके साथ बच्चे बन जाते हो। हाँ तो क्या हुआ? अरे मेरी उम्र ही बड़ी है, दिल तो वही बच्चे वाला है। अरे वो गीत नहीं सुना, बहुत मधुर, दिल तो बच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, ओ धोती के नीचे कच्चा है जी। आपसे तो बस गाना गवा लो। चलो रे तुम तीनों सीधे खड़े रहो, तुम्हारी पोशाक सिलनी है। मुझे ढंग से नाप दे दो, वरना पोशाक छोटी बड़ी हो गई तो मैं ठीक ना करने वाली। भैया चलो चलो, तुम तीनों आराम से अपना नाप दो, फिर तुम्हारे लिए बढ़िया पोशाक बनेगी है। ए वीरू, अपनी गर्दन आगे कर। वो वीरू की गर्दन का नाप लेकर एक कॉपी में लिखती है। खुशनसीब हो तुम तीनों, तीनों की पसंद की पोशाक बनेगी। यहाँ तो 2 साल में एक साड़ी मांगी, वो भी ना मिली। शीला तू ऐसे ताने मत दे। 2 साल? हे भगवान, अभी 2 महीने पहले अपनी मौसी के बेटे के ब्याह में नई साड़ी ली थी तूने, हाँ भूल गई? 2 महीने? 8 महीने के 2 महीने बनाना कोई आपसे सीखे। मंगलू ने गधों को देखा और गधों ने मंगलू को। अब किसी ने मुझे तंग किया ना तो मैं तुम लोगों की पोशाक न सिलूंगी, समझे? अरे बाप रे बाप। तीनों गधे भी जाकर कोने में बैठ गए। तुम दोनों अब उसे तंग मत करना, वरना वो अपनी साड़ी का गुस्सा मेरी पोशाक पर निकाल देगी। मैं तो उसे खूब तंग करूंगा। हाँ। टुन्नू भागकर सिलाई मशीन के पास रखे लाल कपड़े को लेकर भागने लगा। ए टुन्नू के बच्चे, रखो उसे, सारे घर का काम खत्म करके तुम लोगों के कपड़े सिल रही हूँ। गाँव में कोई दर्जी गधों के लिए पोशाक नहीं बनाने वाला, रखो उसे। टुन्नू भागने लगा। शीला उसके पीछे भागने लगी। तभी धन्नो आ गई। धन्नो पकड़ो से, ये तेरा कपड़ा लिए भागे जा रहा है, खराब हो जाएगा। धन्नो ने टुन्नू का रास्ता रोक के कपड़ा ले लिया। टुन्नू तू ना मानेगा। धन्नो ने उसे एक लात मारी। धन्नो सही किया तूने, ये आदमी लोग प्यार की बात समझते ही नहीं। शीला कपड़े सिलने लगी। टुन्नू बाहर जाकर वीरू के पास बैठ गया। अबे यार, तुझे मना किया था ना कि शैतानी मत कर। अरे यार, मैं बोर हो रहा था। मालकिन बहुत बोलती है सारा दिन, चिक 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 चिक। अरे टुन्नू, तू जरा ये तो सोच कि मालिक ने अपनी बीवी को उसकी पसंद की साड़ी नहीं दिलाई यार, और ना ही खुद के लिए नए कपड़े लिए, बस हमारे लिए लेकर आए। बताओ। हम तो उनके बच्चे जो हैं भाई। अरे ये मालकिन ना चिक चिक जरूर करती है, बस दिल की बहुत अच्छी है। गांव का दर्जी हमारी पोशाक नहीं बना रहा तो देख, घर का काम करके खुद बना रही है। तभी धन्नो आकर बैठ गई। टुन्नू, अगर अब तूने कुछ किया ना तो मैं मालिक से कहकर तुझे रस्सी से बंधवा दूंगी, समझा? समझ गया समझ गया। अब तुम दोनों अपना भाषण बंद करो। दिवाली वाले दिन। अरे शीला, अरे दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। आज क्या शुभ दिन है। अरे जय हो लक्ष्मी मैया। दिवाली मुबारक हो। अरे मेरे प्यारे वीरू, धन्नू, टुन्नू, अरे भैया, अरे दिवाली की हैप्पी की दिवाली, मतलब दिवाली की शुभकामनाएं। अरे भैया, आज शाम को जो है ना हम लोग खूब मजा करेंगे। अच्छा। वो नाचने लगा और तीनों गधे गोल गोल घूमने लगे। सुनो जी, शाम होते ही घर आ जाना।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है, शाम को तो हम दीपावली मनाएंगे। हाँ अरे तू हमारे लिए जो है खीर पूरी हलवा सब कुछ बना के रखना। अच्छा और सोन पापड़ी भी होनी चाहिए, हाँ वो मुझे बहुत पसंद है। और हाँ सुन, शरबत भी बना लेना। वो तीनों गधों को लेकर जाने लगा। अरे आप इन तीनों को भी ले जा रहे हो? अरे हाँ हाँ, तो काम नहीं करना है क्या है? अरे मैं अकेले सब काम नहीं कर पाता, ये तीनों तो मेरे हाथ आंख नाक और कान है, तो ये ले जाऊंगा नहीं इनको अपने साथ। अच्छा अच्छा, किसी एक को तो मेरी मदद के लिए छोड़ जाओ, आज बहुत काम है, मैं अकेले काम करते करते थक जाऊंगी। अरे तेरी ये चोरी की आदत नहीं जाती है, त्योहार वाले दिन भी थक जाऊंगी। बताओ। देखो आज दिवाली है, अगर मैं नाराज हो गई तो? अरे नहीं वीरू, तू आज घर पर ही रुक है, देख ले क्या कह रही है तेरी माँ जी। नहीं, ये वीरू और टुन्नू तो बहुत शैतान है, मेरी मदद करने के बजाय तंग कर देंगे। आप धन्नो को छोड़ जाओ। ठीक है, चल धन्नो, आज तू ही घर पर रह, ठीक है? बाकी हम तो चले भैया काम पे। हाँ अरे रारा रघुवीर भैया, दीपावली की शुभकामनाएं। रास्ते में जाते हुए मंगलू गाना गाने लगा। अरे आई रे दिवाली, ओ भैया आई रे दिवाली, अरे लाई रे खुशहाली, ओ भैया आई रे दिवाली। अरे आई बाजार में फुलझड़ी, अरे आए बाजार में अनार, अरे आज मनाएंगे दिवाली और मनेगा त्योहार। अरे आई रे दिवाली, ओ खुशियाँ लाई रे दिवाली, आहा आई रे दिवाली, ओहो लाई रे दिवाली। दोनों गधे गोल गोल घूमने लगे। अरे क्या बात है, अरे कुछ अच्छा गा दिया क्या हमने? अरे बहुत अच्छा गा दिया क्या? मैंने कुछ ज्यादा ही सुमधुर गा दिया क्या है? बहुत अच्छा सुर लग गया क्या मेरा, जो तुम रास्ते में ही नाचने लगे ऐसे हैं, ठुमक के हैं? टुन्नू आज बड़ा ही अच्छा दिन है यार, बड़ा मजा आ रहा है यार ऐसे नाचने में। हाँ भाई, मुझे तो सुबह से ही मजा आ रहा है। हा। अरे आपस में ही बातें कर रहे हो? चलो आज तो धन्नो भी नहीं है, काम खत्म करके समय पे घर भी जाना है? चलो जल्दी करते हैं। भैया आई रे दिवाली, ने। खाने में थोड़ी चावल, छोले, आलू और पूरी बना लेती हूँ। टुन्नू, वीरू, धन्नो को खीर पसंद है, वो भी बना लूंगी। शीला ने जल्दी घर ठीक किया। खाना बनाया, खाने का तो हो गया, अब रंगोली बनाती हूँ। शीला दरवाजे के पास और आंगन में रंगोली बनाती है। दिए कहाँ रखे हैं? हे राम, सब सामान खरीद लिया, दिए तो लिए ही नहीं। वो धन्नो के पास गई। शीला ने धन्नो के मुंह में नोट और एक कागज दबाया। धन्नो, गांव में हाट से दिए ले आ, मैंने कागज पर लिख दिया है 3 दर्जन, इसका मतलब है 36 दिए, समझी? अरे तुझे गिनती थोड़ी आती होगी, रोज सामान गिन कर मुझे ही गिनती नहीं आती होगी भला, मोल भाव करना भी आ गया है मुझे। तू बस जल्दी से दिए ले आ। धन्नो भागती हुई दिए वाले के पास गई। अरे ये गधा कहाँ से आ गया? चल भैया चल। अरे यार आज दीपावली के दिन तुम कहीं पैर वार मत रख देना यार, मेरे दिए टूट जाएंगे यार। धन्नो ने अपना मुंह आगे किया। हाँ अरे बड़ा समझदार लग रहा है, ये क्या इसके मुंह में पैसे? ए भैया क्या है ये? धन्नो ने 10 का नोट और कागज का टुकड़ा उसके पास रख दिया। ये क्या कागज क्या है? 10 रुपए के 3 दर्जन मतलब क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए? ये जो ढेर लगा दिया, मतलब 3 दर्जन दिए? धन्नो ने दिए की तरफ इशारा किया। अच्छा देता हूँ।
अरे भैया आजकल क्या जमाना आ गया है? इंसानों से ज्यादा समझदार गधे हो गए हैं। लगता है बहुत ज्यादा यूट्यूब देख रहे हैं। धन्नो ने ले जाकर शीला को दिए दे दिए। अरे वाह धन्नो, तू तो बड़ी समझदार हो गई है। मुझे तो लगा तू रास्ते में कहीं मस्ती कर रही होगी। एक आदमी मंगलू के पास आया। अरे भैया, ए भैया, तुम्हारे पास 2 गधे हैं। मेरा बहुत सा काम अटका हुआ है। बैलगाड़ी बनवाई थी, वो नहीं आई भैया। अरे माफ करना भैया, आज तो जो है त्योहार का दिन है। मुझे अपना काम खत्म करके जो है जल्दी घर जाना है? अरे वही तो भैया, अरे आज दिवाली है, मेरे बहुत सारे ऑर्डर पहुंचाने हैं। अगर नहीं गए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा भैया। अरे 1 मिनट भैया, 1 मिनट है, मैं इनसे जरा पूछ लूं। क्या कहते हो बीरू और टुन्नू, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए कि नहीं? बीरू और टुन्नू दोनों आदमी के पास जाकर खड़े हो गए। अरे जय हो राम जी की। भैया तुम्हारे गधे तो बहुत समझदार निकले। अरे ये हम इंसानों से ज्यादा भावुक हैं और किसी को परेशान नहीं देख पाते। पर जो है इनको बेचारों को थोड़ा सा प्यार और दुलार चाहिए होता है, वो मिल जाए फिर देख लो, दुनिया तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर देंगे ये। धन्नो सुन, मेरा एक और काम कर दे। मेरी साड़ी के चक्कर में इन्होंने अपने लिए कुर्ता पायजामा न खरीदा। मेरे पास तो बहुत साड़ियां हैं, पर इनके पास 2 ही कुर्ते हैं, वो भी पुराने हो गए हैं। दिवाली है, मैं इनको उपहार में नया कुर्ता पायजामा दूंगी। धन्नो ने आंखें मटकाई। आंखें मत मटका, ध्यान से सुन। ये रुपए मैंने बचा कर रखे थे, तू जा इनसे कुर्ता पायजामा लेकर आ। उसने थैले में रुपए और कागज डालकर उसको दे दिया। मैंने कागज पर साइज लिख दिया है। सुन, शाम होने को है, जल्दी आ जाना। मालकिन बोलती कड़वा है पर दिल की अच्छी है। है बड़े साइज का पीला कुर्ता पायजामा है। अरे रुपए कितने हैं? 20, ये हो गए 50 और ये हो गए 100। पैसे तो ठीक है, चलो ठीक है, देता हूँ। शीला ने घर सजा लिया और खुद भी तैयार हो गई। तभी धन्नो आ गई। सुगर तू आ गई। वाह, कुर्ता पायजामा तो बड़ा सुंदर है, ये देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। चला तुझे भी तैयार कर दूं। शीला ने धन्नो को लाल कपड़े पहनाए, माला पहनाई। रास्ते में अरे तुम दोनों मस्ती थोड़ा कम करो और जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो शीला जो है वो नाराज हो जाएगी। हाँ ए बीनू, हमारी भी क्या किस्मत है। देख आज दिवाली है, सब लोग कितने खुश हैं। नए नए कपड़े पहन रखे हैं, मिठाई खा रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं और हम यहाँ पर कचरा छांट रहे हैं। दिवाली हम जैसों के लिए नहीं है और तू ज्यादा सोच मत, चुपचाप ये कूड़ा उठा और चल, वरना रात का खाना भी नसीब ना होगा। मेरा भी मन करता है मैं भी दिवाली मनाऊं। देख वो जो टूटे हुए दिए गिरे पड़े ना, उन्हें उठा ले, हम इनसे कुछ कर लेंगे। अरे बेटा, अरे तुमको लगी तो नहीं? अरे ये दोनों तो आज कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में है। दिवाली का नशा सा चढ़ा हुआ है इन पर। मैं ठीक हूँ। चल राजू उठ, जल्दी जल्दी कूड़ा उठा, वरना हमें आज भूखा रहना पड़ेगा। ये दिए तो बिल्कुल टूट गए, अब मैं दिवाली कैसे मनाऊंगा? अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, हम दिवाली कहाँ मनाते हैं। लेकिन आज राजू का बहुत मन था कि वो भी आप लोगों की तरह दिवाली मनाए, पर ये दिए तो बिल्कुल ही टूट गए। चलते हैं। अरे सुनो बेटा, सुनो। अरे सुनो, तुम दोनों जो है मिठाई खाओगे? मिठाई। दोनों बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दोनों ने नाव में गर्दन हिलाई। अच्छा ये लो 10 रुपए है, तुम दोनों रख लो। है हम कूड़ा बीनने वाले हैं, भिखारी नहीं है। अगर हमारे नसीब में दिवाली मनाना होता तो आज हमारी ये हालत ना होती।
अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते। दिवाली जो है वो दीपों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है बेटा। चलो चलो तुम एक काम करो, आज तुमको खुशी मिलनी चाहिए। आज तुम दोनों जो है वो मेरे साथ मेरे घर पर चलो, वहाँ जो है हम सब मिलकर दीपावली मनाएंगे। क्या कहते हो बच्चों, चले? नहीं तुम चली लो, चलो चलो। शाम हो गई, ये तीनों अब तक ना आए। शीला और धन्नो दरवाजे पर बैठ गए। पता नहीं कहाँ रह गए। अंधेरा होने को है, पूजा करनी है। मैंने कहा भी था आज जल्दी घर आना, पर मेरी सुनता कौन है। तभी मंगलू, टुन्नू और वीरू आ गए। समय देखा है, और ये दोनों कौन है? अरे शीला आज दीपावली है, तुम ना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज नाराज मत होना, ठीक है देवी जी? अरे सुनो मजाक की बात एक तरफ, अरे ये बच्चे जो हैं बेचारे गरीब हैं, रास्ते में मिल गए थे, इनका थोड़ा सा नुकसान भी हो गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनको अपने साथ ही ले चलूँ घर पे। आज साथ में दीपावली मनाएंगे सभी, तो बड़ा मजा आएगा। है दीपावली तो त्योहार वैसे भी जो है सभी के साथ मिलकर मनाने का त्योहार है, तो इसीलिए। शीला ने उसे घूर कर देखा। आपने तो समाज सेवा का ठेका ले रखा है। अरे शीला, अरे क्या बोल रही हो? अरे आज त्योहार के दिन हमारी वजह से अगर किसी के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ जाएगी, है वो थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे सोचो, दिवाली तो माता लक्ष्मी का त्योहार है, प्रभु राम का त्योहार है उनकी कृपा हो जाएगी, और दूसरा जो है बच्चों का दिल खुश हो जाएगा। अरे सब मिलकर खुशी मनाएंगे, मिठाई खाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। अरे यही सब तो है त्योहार का मतलब। इनके लिए कुछ लेकर आए? हाँ, मैं इनके लिए कपड़े लेकर आया हूँ। हाँ। ये लो, दिवाली मुबारक। अरे ये मेरे लिए है? अरे वाह। हाँ, आपको क्या लगता है मैं सारे रुपए खर्च कर देती हूँ? बचत करती हूँ, उसी से आपके लिए मंगवाया है। अब चलो ना, जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाओ। अरे तुमने तो आज मुझे बहुत बढ़िया उपहार दिया है। अच्छा सुनो, मैं भी तुम्हारे लिए जो है ना एक उपहार लाया हूँ, ये लो। और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं शीला जी। क्या है इसमें? अरे खोल कर तो देखो। सितारों वाली लाल साड़ी। ये तो वही पुतले वाली साड़ी है ना? मंगलू ने हाँ में गर्दन हिलाई। ये तो बहुत महंगी है। आपने? अरे सब बताता हूँ। सुनो तो सही, एक व्यापारी आया था, उसके बहुत सारे आर्डर आज ही पहुंचने थे, उसकी बैलगाड़ी आई नहीं। टुन्नू और वीरों ने जो है बड़ी मेहनत की, उसके आर्डर पहुंचा दिए, वरना उस बेचारे का दीपावली वाले दिन बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। हाँ। उसने दिए थे रुपए? हाँ भाई, उसी ने दिए। और मैं तो जो है साड़ी को भूल ही गया था, पर जब मैं रुपया लेकर जो है पीरू और टुन्नू के पास गया, तो ये दोनों भागकर फिर साड़ी वाली दुकान पे पहुंच गए। बताओ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम बड़े प्यारे हो। अरे अब चलो देर मत करो, संध्या की आरती का समय हो गया है, और देखो लोगों ने दीप भी जलाने प्रारंभ कर दिए हैं। जल्दी करो, हमें भी दियों में तेल वेल डाल के आज जो है घर के आंगन में सब जगह रोशनी प्रकाश ही प्रकाश करना है। तुम भी जल्दी से साड़ी को पहन लो और तैयार हो जाओ। है हाँ, और आप भी कुर्ता पायजामा पहनकर तैयार हो जाओ, और इन सबको भी तैयार कर दो। वहाँ उधर वीरू और टुन्नू की पोशाक रखी है। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा देर मत करो, घंटे मत लगा देना, बता रहा हूँ, माता लक्ष्मी का पूजन भी करना है। हाँ, और सुनो, मैं तब तक इनको भी तैयार कर देता हूँ। कि चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे हैं, लोग दिवाली धूमधाम से मना रहे हैं। मंगलू ने खुद तैयार होकर सबको भी तैयार किया। अरे मालिक, मैं तो राजकुमार बन गया। अरे मेरी पोशाक, आहा, मजा ही आ गया। तुम दोनों से अच्छी लग रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत अच्छे लग रही हो, बहुत बढ़िया। आहा, वो बिल्कुल पिक्चर की हीरोइन ही लग रही है। हाँ। अरे बच्चों, अरे तुम भी इधर आओ, आ जाओ, जल्दी से आओ, इधर पर तिलक विलक लगाओ, और ये दिए विए जलाओ, और जो है ये फुलझड़ी और वो पटाखे और अनार और वो कहाँ है बम, अरे भैया सब निकालो बाहर आज। हाँ, आज खूब हुड़दंग धमाल और कमाल होगा भैया। हाँ, अरे रोशनी करो, पूरा प्रकाश का त्योहार है, माता का त्योहार है, भगवान राम का त्योहार है। अरे चलो भैया शुरू करो बच्चों, बैठो मत, आओ खुशियाँ मनाओ। अरे लो फुलझड़ी जलाओ। आज तो सब इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं सबको काला टीका लगा देती हूँ।
मंगलू और शीला ने पूजा की। शीला ने सभी के माथे पर तिलक किया। सभी ने आंगन में आकर मिठाई खाई, आतिशबाजी की। अरे बाप रे, अनार जला रहा है ये बच्चा। हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, हाँ हाँ, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ है। अरे हाँ हाँ, पूरी धरती प्रकाश से जो है भर गई है भैया। जय हो लक्ष्मी मैया, जय हो प्रभु श्री राम, जय हो सभी देवी देवताओं की। अरे अरे शीला, अरे मिठाई मिठाई भी लाओ, बच्चों को भी खिलाओ, हमें भी खिलाओ, और ये जो है टुन्नू बीरू सभी को दो। अरे मेरा गाना गाना था, मुझे ढोलक नहीं मिल रही। चलो ऐसे ही गा लेता हूँ। अरे आई रे दिवाली, खुशियाँ लाई रे दिवाली, आहा मिठाई भी है आई और फुलझड़ी भी है आई। हमने अनार भी जलाया, हमने बम को भी चलाया, आहा हमने दीपक भी जलाया, हमने कीर्तन भजन गाया, आहा अरे आई रे दिवाली, आहा आई रे दिवाली, आहा खुशियाँ लाई रे दिवाली। तीनों गधे और बच्चे नाचते हैं। सच्ची में आप खुद चाहे जैसी मर्जी जीवन जी रहे हो, लेकिन दूसरों की खुशी में जो संतुष्टि है वो मैंने आपसे सीखा है। Só de um fim de semana. Só de um fim de semana. मधुपुर गांव गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हरे भरे खेतों के बीच एक रहस्यमयी बरगद का पेड़ सदियों से खड़ा था। उसकी विशाल जड़ें किसी प्राचीन सर्प की तरह जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं, और उसकी मोटी घुमावदार शाखाएं आसमान को छू रही थीं, जैसे वे ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हों। गांव वाले इसे रहस्य का पेड़ कहते थे, और इसके नाम के पीछे सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सदियों पुराने डर और अनसुलझे रहस्य छिपे थे। हर रात सूर्यास्त के बाद उस पेड़ के पास से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। कभी बच्चों की डरावनी खिलखिलाहट जो अचानक शांत हो जाती, कभी किसी बूढ़े की कराह जो हवा में घुल जाती, तो कभी पत्तों की सरसराहट के बीच किसी अदृश्य फुसफुसाहट का भ्रम, जैसे कोई प्राचीन आत्मा फुसफुसा रही हो। कुछ का मानना था कि पेड़ के नीचे प्राचीन काल का एक अतुलनीय खजाना छिपा है, जिसे सिर्फ भाग्यशाली और पवित्र हृदय वाले ही पा सकते हैं, जबकि कुछ का मानना था कि वहां बुरी आत्माएं और भटकती प्रेतात्माएं वास करती हैं, जो किसी भी राहगीर को अपने मायावी जाल में फंसाकर हमेशा के लिए कैद कर सकती हैं। इसी गहरे डर के कारण सूर्यास्त के बाद कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, और दिन में भी लोग एक निश्चित दूरी बनाए रखते थे, जैसे पेड़ के चारों ओर एक अदृश्य अभेद्य घेरा हो। इसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब किसान। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी टूटी हुई छत बारिश में टपकती थी और जिसकी दीवारें मिट्टी और गोबर से बनी थीं। वो अपने सूखे खेतों में दिन रात एक कर मेहनत करता था। सुबह सूरज उगने से पहले उठकर और रात ढलने के बाद थककर सोता था। लेकिन प्रकृति के क्रूर मार और भाग्य की निरंतर परीक्षा ने उसे कभी चैन से नहीं जीने दिया। उसका एक दोस्त था, शेखर, जो हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था और अक्सर हवाई किले बनाता रहता था। उसकी बातों में अक्सर लालच की चमक और जल्दबाजी की धुन होती थी। वो हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहता था, भले ही उसके लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना पड़े। गांव में सूरज, एक लालची और क्रूर व्यापारी जिसका सूदखोरी का धंधा पूरे गांव में फैला था, भी रहता था। सूरज किसी भी कीमत पर लोगों की जमीनें हथियाने और उन्हें अपने अधीन रखने को तैयार रहता था। और फिर थी कलावती, एक बुजुर्ग रहस्यमयी महिला जो गांव के बाहर एक टूटे फूटे घर में रहती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जड़ी बूटियों और प्राचीन विद्या का गहरा ज्ञान था, और कुछ लोग उसे डायन भी कहते थे, जबकि कुछ उसे गांव की पुरानी कहानियों का जीवित संग्रह मानते थे। कलावती का घर गांव के बाहरी छोर पर था, जहां जंगली झाड़ियां और सन्नाटा पसरा रहता था। लोग उससे डरते भी थे, उसकी रहस्यमयी शक्तियों और उसकी अजीबोगरीब हरकतों के कारण, और जरूरत पड़ने पर उसके पास जाते भी थे अपनी समस्याओं का हल ढूंढने या भविष्य जानने के लिए। रामू की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी,
लगातार 2 साल से सूखे की चपेट में उसके खेत बंजर हो रहे थे। जमीन सूखकर दरारें पड़ने लगी थीं और वो सूरज का बड़ा कर्ज चुकाने में असमर्थ था। सूरज का कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसकी आंखों में रामू की जमीन हथियाने की चमक साफ दिख रही थी, जैसे वो एक भूखा भेड़िया हो जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। एक सुबह जब रामू अपने खेत में निराश बैठा था, सूरज अपने कुछ लठैतों के साथ वहां आया। उसकी चाल में घमंड और आंखों में क्रूरता थी, जैसे वो अपने शिकार पर टूट पड़ने को तैयार हो। रामू, कब तक इस बंजर जमीन को सींचेगा? देख रहा हूँ तेरी मेहनत भी अब पानी मांग रही है और तेरे हाथ की लकीरें भी सूख गई हैं। इसे मुझे बेच दे, मैं तुझे तेरी औकात से भी ज्यादा पैसे दूंगा ताकि तू अपनी झोपड़ी तो बचा सके और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके। वैसे भी तेरा खेत अब किसी काम का नहीं। सूरज, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरी रगों में उनका खून है और ये जमीन मेरी आत्मा है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरा वजूद है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं अपनी आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ूंगा। ठीक है, लेकिन याद रख, गरीबी और भूख तुझे झुकाएगी। जब भूख नाचती है तो जमीर भी बिक जाता है और इंसान अपने सिद्धांतों को भी भूल जाता है। वह अपने लठैतों के साथ चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खतरनाक चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गुप्त योजना बना ली हो। रामू जानता था कि सूरज सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था, बल्कि वह अपनी बात पर अटल था और कुछ बड़ा करने की फिराक में था। उसी शाम रामू अपने दोस्त शेखर से मिलने गया। शेखर हमेशा जल्दी अमीर बनने की नई नई योजनाएं बनाता रहता था, चाहे वो गांव में चोरी छिपे जुए का अड्डा हो या जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटियां निकालने की बात। उसकी हर बात में एक छिपी हुई स्वार्थ की गंध होती थी और वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के मौके तलाशता रहता था। रामू, सुना है ना, रहस्य के पेड़ के नीचे एक पुराना खजाना छिपा है। गांव वाले सदियों से यही कहते आए हैं और मुझे लगता है कि इस बार ये सच है। मुझे एक पुराना नक्शा मिला है जिस पर कुछ अजीब प्रतीक बने हैं। अगर हम उसे ढूंढ लें तो सारी गरीबी खत्म, हम राजाओं की तरह रहेंगे। तू अपने खेत को सोने से पाट सकेगा और मैं एक बड़ा महल बनाऊंगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। शेखर, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं, सिर्फ डरने के लिए। कौन सा खजाना? और उस पेड़ के पास तो भूत प्रेत का डर है। तूने खुद कितनी कहानियां सुनी हैं? उस पेड़ के बारे में हर कहानी खून और शाप की बात करती है। डरने की क्या बात, अंधविश्वास है सब। डरपोक लोग ही कहानियां गढ़ती हैं। हम दोनों मिलकर जांच करेंगे, पूरी रात वहीं रुकेंगे। अगर खजाना मिला तो आधा आधा बांट लेंगे, दोस्ती में कोई कमी नहीं। शेखर की बातों में रामू को हमेशा से थोड़ी चालाकी दिखती थी, लेकिन इस बार उसकी उत्सुकता कुछ ज्यादा ही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। रामू ने शेखर की बात को मजाक में डाल दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल कौंध गया। क्या वाकई उस पेड़ में कोई रहस्य था और शेखर की इतनी उत्सुकता के पीछे सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? क्या उसने सूरज की योजना के बारे में कुछ सुन लिया था या उसके पास वाकई कोई नक्शा था? शेखर के पास कौन सा नक्शा था? क्या वो वाकई रामू का दोस्त था या उसकी अपनी कोई छिपी मंशा थी जिसे वो दोस्ती की आड़ में पूरा करना चाहता था? सूरज की चाल क्या थी? क्या वो सिर्फ जमीन चाहता था या खजाने के बारे में भी उसे कुछ पता था? क्या शेखर ने सूरज की बात सुन ली थी और वो पहले खजाना पाना चाहता था? अगले दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली। कहा गया कि कलावती, वो बुजुर्ग रहस्यमयी महिला जिसने कई दशकों से गांव से दूरी बना रखी थी, ने रहस्य के पेड़ के बारे में कुछ देखा था। एक सपना, एक दर्शन या शायद कोई प्राचीन भविष्यवाणी जो सदियों से छिपी थी। रामू और शेखर दोनों ही उत्सुकता से भरे उसके घर गए। कलावती का घर गांव के एक कोने में था, जहां सन्नाटा पसरा रहता था और चारों ओर सूखी जड़ी बूटियों की तेज अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसके घर की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे खुदे थे, जिनमें पुराने प्रतीकों और तारों की चाल का जिक्र था, और कोने में ताड़ के पत्ते पर लिखी जीर्ण शीर्ण पोथियां और प्राचीन किताबें बिखरी पड़ी थीं। हर चीज रहस्यमयी और पुरानी लग रही थी, जैसे वो किसी और समय से जुड़ी हो। रामू, शेखर, मैंने सपने में देखा है। उस बरगद के नीचे एक प्राचीन खजाना है जो केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। लेकिन सावधान, उस पेड़ की रक्षा एक बहुत पुरानी शक्तिशाली अदृश्य शक्ति करती है। वो शक्ति हर उस व्यक्ति पर कहर ढाती है जिसकी नीयत में खोट हो, जो लालच से भरा हो।
उसके लिए पेड़ एक भयानक जाल बन जाता है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। कलावती माँ, हमें वो खजाना चाहिए। बताओ क्या करना होगा। हम कुछ भी करेंगे। मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। मुझे वो नक्शा मिला है, क्या वो सच है? कलावती ने एक पुरानी जीर्ण शीर्ण किताब निकाली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था जिसे कोई नहीं पढ़ सकता था। इस किताब में लिखा है कि खजाने को पाने के लिए तीन चीजें चाहिए: साहस, विश्वास और बलिदान। लेकिन रास्ता धोखे और मायाजाल से भरा है। हर कदम पर परीक्षा होगी, हर मोड़ पर जाल बिछे होंगे जो तुम्हारी आत्मा को परखेंगे। उसने एक पन्ना दिखाया जिस पर एक जटिल प्रतीक बना हुआ था जो शेखर के नक्शे पर बने प्रतीक जैसा ही था। ये प्रतीक हमें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन इसे समझना आसान नहीं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे समझने के योग्य हैं। जो इस प्रतीक को समझेगा वही पहला कदम उठा पाएगा। उसने फिर वो पन्ना छिपा लिया। रामू को कलावती की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि कलावती कोई खेल खेल रही है या उसे भ्रमित कर रही है। उसने पूछा, कलावती माँ, तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रही हो या तुम हमें अपने किसी जाल में फंसाना चाहती हो? ये सिर्फ कहानियां हैं या कुछ और? रामू, सच्चाई को जानने के लिए साहस चाहिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए भी। अगर तुम तैयार हो और तुम्हारी नीयत साफ है तो आज रात हम पेड़ के पास जाएंगे। वहां तुम्हें पहला संकेत मिलेगा, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताएगा कि तुम सही रास्ते पर हो या नहीं, और तुम्हारे सामने पहली पहेली आएगी। कलावती ने फिर से उस पन्ने पर हाथ रखा जिस पर प्रतीक बना था, और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो कोई गहरा रहस्य छिपा रही हो या वो खुद उस रहस्य का हिस्सा हो। रामू को लगा कि उसने कुछ और भी छिपाया है, कुछ ऐसा जो इस कहानी को पूरी तरह बदल सकता है। क्या कलावती शेखर के नक्शे के बारे में जानती थी? कलावती की बातों में कितनी सच्चाई थी? क्या वो वाकई खजाना ढूंढने में मदद करना चाहती थी या उसका कोई और मकसद था? क्या वो कोई रहस्य छिपा रही थी, और अगर हाँ तो क्यों? क्या वो इस खजाने के बारे में पहले से जानती थी या वो इस पेड़ से जुड़ी किसी प्राचीन परंपरा का हिस्सा थी? शेखर का नक्शा कितना सही था? रामू, शेखर और कलावती ने रात को पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। सूरज को इसकी भनक लग गई क्योंकि उसके जासूस पूरे गांव में फैले हुए थे जो उसे हर छोटी बड़ी खबर देते थे। वह चुपके से उनके पीछे चल दिया। उसकी नीयत खजाने पर थी और वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था, भले ही उसे किसी की जान लेनी पड़े। रात के अंधेरे में बरगद का पेड़ पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी विशाल जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थीं, जो अंधेरे में और भी भयानक दिख रही थीं, और उसकी मोटी शाखाएं आसमान को छू रही थीं, जैसे वे डरावने हाथ हों जो उन्हें अपनी ओर खींच रहे हों या उन्हें फाड़ने को तैयार हों। हवा में साई साई की एक अजीब सी आवाज़ थी, जैसे पेड़ खुद कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो या किसी अदृश्य आत्मा की कराह हो, और पेड़ की शाखाएं मानो जीवित होकर हिल रही थीं, जैसे वे उन्हें अंदर आने से रोकना चाहती हों या उन्हें चेतावनी दे रही हों। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी माँ की सुनाई डरावनी कहानियाँ याद आ रही थीं, जिनमें पेड़ आत्माओं का घर था और उसकी जड़ें नरक का रास्ता।
शेखर, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हमें वापस चलना चाहिए। ये सब मजाक नहीं है। यहाँ कुछ अदृश्य शक्ति है जो हमें अंदर नहीं जाने देगी। अरे अब पीछे नहीं हटना, खजाना हमारे सामने है। सोचा था कि तू बहादुर है रामू। क्या तू इन कहानियों से डर गया? ये सिर्फ हवा की आवाजें हैं। चुप रहो दोनों, हमें किताब के निर्देशों का पालन करना होगा। डरोगे तो खजाना कभी नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, पेड़ तुम्हें बुला रहा है। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना होगा। कलावती ने अपनी जीर्ण शीर्ण किताब खोली और एक पुराना जटिल मंत्र पढ़ा, जिसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी गूंज दिल को कंपा रही थी। मंत्र खत्म होते ही अचानक पेड़ की जड़ों के पास जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ हलचल हो रही हो, और मिट्टी ऊपर उठने लगी एक अजीब सी रोशनी के साथ। एक पुराना जंग लगा ताला दिखाई दिया जो जमीन में धंसा हुआ था और अजीब प्रतीकों से सजा था, जो अंधेरे में चमक रहे थे जैसे वे जीवित हों। देखा रामू, मैंने कहा था ना, खजाना यही है। हम अमीर बनने वाले हैं। हम सब मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे। अब बस इसे खोलना है। इस ताले को खोलने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक साहसी का खून, एक विश्वासी का आंसू और एक बलिदान। ये तीनों चीजें एक साथ पवित्र भावना से अर्पित की जानी चाहिए। कोई भी लालच या स्वार्थ इसे भंग कर देगा और खजाने के संरक्षक तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। रामू ने साहस दिखाते हुए अपना हाथ काटा और खून की कुछ बूंदें ताले पर डाली। ताला हल्का सा चमक उठा और उस पर बने प्रतीक तेजी से जलने लगे, जैसे वे आग पकड़ रहे हों। शेखर ने अपनी माँ की याद में आंसू बहाए और ताले पर डाले। आंसू गिरते ही ताले से एक धीमी रहस्यमयी गूंज सुनाई दी, जैसे पेड़ खुद बोल रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति जगा हो। लेकिन बलिदान का मतलब क्या था? कलावती ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया था। बलिदान का मतलब है कि तुम में से कोई अपनी सबसे कीमती चीज यहाँ छोड़ देगा। ये त्याग की निशानी होगी जो खजाने के देवता को संतुष्ट करेगी और तुम्हें उसकी कृपा मिलेगी। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं, तुम्हारी आत्मा का अंश होगा। रामू ने अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी चांदी की अंगूठी निकाली, जो उसके लिए सबसे कीमती थी। उसकी माँ की आखिरी याद, और उसने कभी उसे खुद से दूर नहीं किया था। उसने आंखें बंद करके उसे ताले के पास रख दिया। उसके चेहरे पर दर्द और दृढ़ता थी। शेखर ने अपनी जेब से एक पुराना चमचमाता सिक्का निकाला, जो उसके दादाजी का था। वो उसे देने में हिचकिचा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा था, लेकिन खजाने की भूख ने उसे मजबूर किया। उसने भी उसे रख दिया, लेकिन कलावती ने कुछ नहीं दिया। कलावती माँ, तुमने बलिदान में कुछ क्यों नहीं दिया? तुमने हमें धोखा दिया है। ये कैसा बलिदान है? मेरा बलिदान मेरा समय है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, और मेरा ज्ञान जो मैं तुम्हें इस यात्रा में दे रही हूँ। तुम दोनों ने जो दिया वो तुम्हारे लिए कीमती था, मेरे लिए नहीं। मेरा बलिदान अलग है और तुम इसे अभी नहीं समझोगे। मेरा जीवन ही मेरा बलिदान है। रामू को शक हुआ, लेकिन तभी ताला एक तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ खुल गया, जैसे सदियों का रहस्य खुल रहा हो, और जमीन भी कांपने लगी। जमीन में एक गहरा अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें एक चमकता हुआ पुराना संदूक रखा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया गईं, और उसमें से एक अजीब सी मीठी सुगंध आ रही थी जो मन को भ्रमित कर सकती थी। कलावती ने बलिदान नहीं दिया, लेकिन ताला खुल गया। क्या उसने मंत्र में कुछ छिपाया था, या उसके ज्ञान का दावा सिर्फ एक बहाना था? क्या वो इन दोनों को सिर्फ मोहरा बना रही थी, या वो इस खजाने से जुड़ी किसी और गुप्त योजना का हिस्सा थी? क्या उसके जीवन का बलिदान ही वो थी, या कोई और गहरा राज था? संदूक में क्या था? क्या ये वाकई खजाना था, या कोई और रहस्य, कोई जाल? क्या सूरज आ रहा था? क्या पेड़ ने कलावती को ये शक्ति दी थी कि वो बलिदान के बिना भी ताला खोल सके? तभी सूरज अचानक झाड़ियों से निकला। उसकी आंखों में लालच और जीत की चमक थी।
जैसे उसने अपनी चाल में जीत हासिल कर ली हो। उसके पीछे उसके लठैत भी थे जो हथियारों से लैस थे। ये खजाना मेरा है, तुम सब बेवकूफ बन गए। मैंने तुम सब पर नजर रखी हुई थी। अब तुम सब यहाँ से निकलो या तुम सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने शेखर को एक जोरदार धक्का दिया जो संभल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकराया और वो दर्द से कराहने लगा। सूरज संदूक की ओर दौड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में सिर्फ धन की चमक थी। वो कुछ भी देखने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक तेज नीली रोशनी निकली जैसे बिजली कड़क रही हो, और सूरज एक भयानक चीख के साथ बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। उसके लठैत भी डर कर भाग गए। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने हथियार भी वहीं छोड़ दिए। ये क्या हुआ? ये संदूक तो शापित है। ये तो भूत प्रेतों का काम है। हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो हम भी यहीं फंस जाएंगे। मैंने कहा था ना, खजाना केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। सूरज का लालच उसे ले डूबा। ये सिर्फ एक चेतावनी थी जो सच्चे खजाने की ओर इशारा कर रही थी। ये संदूक केवल अयोग्य लोगों को दूर रखता है और उन्हें सबक सिखाता है। रामू ने संदूक को छूने की कोशिश की, लेकिन कलावती ने उसे रोका। रुको रामू, ये संदूक असली खजाना नहीं है। ये सिर्फ एक रक्षक है जो अयोग्य लोगों को दूर रखता है। असली खजाना पेड़ की जड़ों में और भी गहराई में छिपा है। हमें एक और परीक्षा देनी होगी, एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को परख लेगी और तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। सूरज ने चुपके से पीछा किया और खजाने पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद धोखे का शिकार हो गया। यह संदूक सिर्फ एक जाल था, एक परीक्षण जो लालचियों को दूर रखता था और उन्हें गहरा सबक सिखाता था। असली खजाना क्या था? कलावती को ये सब कैसे पता था? क्या वो पेड़ की रक्षा करने वाली शक्ति का हिस्सा थी या वो खुद कोई गुप्त ज्ञान रखती थी? अगला परीक्षण क्या था और क्या रामू उसे पास कर पाएगा? क्या उस संदूक में कोई और रहस्य छिपा था? कलावती ने अपनी जीर्ण शीर्ण किताब से एक और मंत्र पढ़ा जो पहले वाले से भी ज्यादा जटिल और पुराना था, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। मंत्र खत्म होते ही पेड़ की जड़ों से एक छोटा सा चमकीला पौधा निकला जिसके फूल सुनहरे थे और उनसे एक दिव्य मनमोहक सुगंध आ रही थी जो मन को शांत कर रही थी। ये फूल सामान्य फूलों से बिल्कुल अलग थे। वे हवा में तैर रहे थे जैसे वे इस दुनिया के न हों, और उनकी चमक अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी जैसे वे स्वयं प्रकाश हों। ये फूल अमर हैं। इन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी खत्म कर सकते हो, लेकिन केवल वही इन्हें ले सकता है जिसका दिल साफ हो और जिसमें कोई लालच ना हो। जो इन्हें लालच से छुएगा वो इन्हें खो देगा और उसे कभी सुख नहीं मिलेगा, बल्कि उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रामू ने एक फूल उठाया और उसे शांति और खुशी महसूस हुई। फूल उसके हाथ में चमकने लगा और उसकी चमक रामू के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी ला रही थी, जैसे वह स्वयं प्रकाशित हो गया हो। शेखर ने भी एक फूल लिया, लेकिन उसका फूल उसके हाथ में आते ही मुरझा गया और फिर धूल में बदल गया। शेखर के चेहरे पर निराशा और क्रोध साफ दिख रहा था और उसकी आंखों में भयानक दर्द था। ये क्या हुआ? मेरा फूल क्यों मुरझा गया? कलावती माँ, तूने मुझसे झूठ कहा है। तू हमें बेवकूफ बना रही है। लालच और धोखा तुम्हें कभी सुख नहीं देगा शेखर। ये फूल केवल उन्हीं के लिए हैं जो निस्वार्थ हैं और जिनकी आत्मा शुद्ध है। तुम्हारी आत्मा में लालच भरा है, इसलिए ये फूल तुम्हें स्वीकार नहीं करते, बल्कि तुम्हें अस्वीकार करते हैं। कलावती माँ, तुम्हें ये सब कैसे पता? और तुमने बलिदान क्यों नहीं दिया? तुम कौन हो? क्या तुम इस पेड़ की रखवाली करती हो? रामू, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मेरा बलिदान मेरी सच्चाई थी। मेरा विश्वास था कि तुम इसे ढूंढ सकते हो, और तुम में वो सच्चाई थी। मैं इस पेड़ की संरक्षक नहीं हूँ, लेकिन मैं उन प्राचीन ज्ञान की रखवाली करती हूँ जो इस खजाने तक पहुँचाते हैं। मेरे पूर्वज इस पेड़ और इसके रहस्य के बारे में जानते थे, और उन्होंने ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा है।
मैं इस ज्ञान की अंतिम कड़ी हूँ। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कुछ और भी छिपा रही हो, कोई गहरा रहस्य जो रामू अभी नहीं समझ सकता था, लेकिन जिसे जानने का समय आ गया था। कलावती ने असली खजाने का रहस्य पहले ही जान लिया था, लेकिन उसने रामू और शेखर को सिर्फ आधा सच बताया। क्या वो अपनी पहचान छिपा रही थी? क्या वो इस ज्ञान का उपयोग किसी और उद्देश्य के लिए कर रही थी, या वो इस खजाने से जुड़ी किसी और बड़ी शक्ति का हिस्सा थी? क्या वो कोई प्राचीन रहस्यमयी समाज से संबंध रखती थी, जिसकी जिम्मेदारी इस खजाने की रक्षा करना थी? शेखर को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि कलावती उसे बेवकूफ बना रही है और वह अकेला ही सारे फूल हड़पना चाहती है। उसने रामू से कहा, रामू, ये कलावती माँ हमें बेवकूफ बना रही है। सारा खजाना वो खुद लेना चाहती है। ये सब उसका नाटक है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। शेखर ने कलावती पर हमला करने की कोशिश की। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच साफ दिख रहा था। वो तलवार की तरह कलावती की ओर लपका, लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी और एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंजी, जैसे पेड़ खुद बोल रहा हो या किसी अदृश्य शक्ति ने आवाज दी हो जो शेखर को चेतावनी दे रही थी। शेखर डर के मारे पीछे हट गया। उसका शरीर कांप रहा था और उसके हाथों से तलवार छूट गई, जैसे वो जल रही हो। शेखर, तू मेरा दोस्त है, फिर भी तुझ में इतना लालच है। कलावती माँ सही कह रही है, खजाना सच्चाई का है, लालच का नहीं। तूने मेरी दोस्ती का भी अपमान किया है और अब इस पवित्र स्थान को भी अपवित्र कर रहा है। शेखर ने अपनी गलती मानी, लेकिन उसकी आंखों में लालच अभी भी था, एक ऐसी भूख जो मिटने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे वो उसके खून में समा गई हो। उसने चुपके से एक और सुनहरा फूल तोड़ने की कोशिश की, इस बार और तेजी से। उसने सोचा कि कोई उसे देख नहीं रहा। उसने फूल तोड़ लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो गांव की ओर भागा, फूल उसके हाथ में जलने लगा और फिर राख में बदल गया। एक अजीब सी ऊर्जा ने उसे पीछे धकेला और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में भयानक दर्द होने लगा और उसे लगा कि उसकी आत्मा जल रही है। शेखर ने रामू और कलावती को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन उसका लालच उसे ले डूबा। पेड़ ने खुद उसे सजा दी, ये दिखाते हुए कि प्रकृति कभी लालच का साथ नहीं देती और उसके नियम बहुत कठोर होते हैं। क्या शेखर फिर से कोई साजिश रचेगा? क्या पेड़ की शक्ति उसे सबक सिखाएगी या उसे हमेशा के लिए बांध लेगी? क्या सूरज के लठैट वापस आएंगे और इस बार उनका क्या इरादा होगा? पेड़ का क्रोध कितना भयानक हो सकता है। जैसे ही शेखर जमीन पर पड़ा था, दर्द से कराह रहा था। सूरज, जो अभी भी बेहोश पड़ा था, धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखों में बदला लेने की आग थी, जो पहले से कहीं ज्यादा भयंकर थी, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने रामू को देखा, जिसके पास अभी भी चमकीला सुनहरा फूल था, और उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। तो ये है असली खजाना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा है, अब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसने रामू पर हमला किया। उसके हाथों में पत्थर था, वह रामू को मारना चाहता था, लेकिन इस बार कलावती तेजी से आगे आई। उसकी चाल में एक अजीब सी फुर्ती थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसने एक और मंत्र पढ़ा और पेड़ से कुछ विशाल जड़ें निकली, जिन्होंने सूरज को जकड़ लिया, जैसे वे उसे निगलने को तैयार हों, और उसकी चीखें हवा में गूंजने लगी। सूरज चीखने लगा, उसकी आवाज जंगल में गूंजी, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। लालच तुम्हें हमेशा अंधेरे की ओर ले जाएगा सूरज। ये पेड़ तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेते और अपनी नियत साफ नहीं कर लेते। प्रकृति कभी अन्याय का साथ नहीं देती और वो अपने संरक्षकों की रक्षा करती है। रामू ने सूरज को देखा और उसे दया आ गई। उसने कलावती से कहा, कलावती माँ, इसे छोड़ दो, इसे एक मौका दो, शायद ये अपनी गलती समझ जाए और सही रास्ते पर लौट आए। कलावती ने अपनी आंखें बंद की और जड़ें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। सूरज उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर और पछतावा था। वो जानता था कि उसने क्या खो दिया था और पेड़ ने उसे क्या सबक सिखाया था। वो बिना एक शब्द कहे भागा
उसकी परछाई अंधेरे में खो गई, जैसे वो कभी था ही नहीं। क्या सूरज सच में बदल गया था या वो फिर से कोई चाल चलेगा? क्या ये खजाना रामू के जीवन में शांति लाएगा या और मुश्किलें? क्या कलावती अब अपना अंतिम रहस्य उजागर करेगी और क्या उसके जाने का समय आ गया था? जैसे ही सूरज भागा, कलावती रामू की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और ज्ञान था, जैसे उसने अपना जीवन भर का कर्तव्य पूरा कर लिया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। रामू, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना अंतिम रहस्य बताऊं। मैं सिर्फ एक जड़ी बूटी बेचने वाली रहस्यमयी बुजुर्ग महिला नहीं हूं। मैं इस बरगद के पेड़ के प्राचीन संरक्षकों में से एक हूं। मेरे पूर्वज सदियों से इस खजाने और इसकी शक्ति की रक्षा करते आए हैं। ये खजाना सिर्फ भौतिक धन नहीं है, बल्कि ये जीवन का संतुलन है, प्रकृति की शक्ति का प्रतीक। ये सुनहरे फूल सिर्फ धन नहीं देते, बल्कि ये शुद्ध ऊर्जा हैं जो धरती को उर्वर बनाती हैं और दिलों को शुद्ध करती हैं। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि प्रकृति की आत्मा है और इसका खजाना उसकी जीवनदायिनी शक्ति। तो तुम पहले से ये सब जानती थी और तुम यहाँ क्यों रुकी थी? हाँ रामू, मैंने तुम्हें और शेखर को इसलिए लाया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम में से कौन सच्चा है और कौन इस खजाने का हकदार है। शेखर के लालच ने उसे भटका दिया और उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा। सूरज की क्रूरता ने उसे दूर कर दिया, लेकिन उसे भी सबक मिल गया। लेकिन तुमने अपनी सच्चाई, दया और निस्वार्थ भाव से खुद को साबित किया। तुम ही इस खजाने के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। उसने एक और फूल रामू को दिया। ये फूल अनंत हैं, जब तक इनका उपयोग अच्छे के लिए किया जाएगा। जब तुम इन्हें बेचोगे तो ये तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे, लेकिन इनका असली मूल्य तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बढ़ेगा और ये तुम्हारी आत्मा को और भी शुद्ध करेंगे। कलावती ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ कहा, मेरा बलिदान रामू इस खजाने के रहस्य को इतने सालों तक अपने भीतर छिपाए रखना था। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सही व्यक्ति को ये रास्ता दिखाऊं और इस प्राचीन ज्ञान को आगे बढ़ाऊं। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। इस पेड़ की शक्ति और इसका ज्ञान अब तुम्हारे साथ रहेगा। कलावती का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और फिर वो हवा में घुल गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं, या जैसे वो किसी और लोक से आई थी और अब अपनी असली घर लौट रही थी। उसकी आवाज रामू के कानों में गूंजती रही। रामू अकेला रह गया। उसके हाथ में सुनहरे फूल थे और उसके मन में एक गहरा रहस्य और एक नई जिम्मेदारी। उसने महसूस किया कि कलावती सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं थी, बल्कि वह प्रकृति का ही एक अंश थी, या कोई प्राचीन आत्मा जो इस खजाने की रक्षा कर रही थी। रूपापुर का रहने वाला मंगलू बहुत ही गरीब परिवार से था। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमजोर था। अगर वो किसी चीज में माहिर था तो वो था दिन भर बस खेलना कूदना। अपना सारा समय वो मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेलने में बिता देता। मंगलू की इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। तूने अपना पूरा बचपन इसी तरह कंचे खेलने में बिता दिया, अब तो तू बड़ा हो चला है, अपनी कुछ आदतों को बदल क्यों नहीं देता? तुझे कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि घर की हालत सुधर सके। मैं तो बोल बोल कर पागल हो गई हूँ, पर तुझे कुछ नहीं समझ में आता। माँ तो फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। मैं जाता हूँ, दोपहर को खाने के समय वापस आ जाऊंगा। हाँ। मंगलू कुछ नहीं बोलता और खेलने चला जाता है। मंगलू हमेशा बेवकूफी भरी बातें ही करता था। मंगलू की माँ उसकी बेवकूफी भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी। एक बार मंगलू ने अपनी माँ से पूछा, माँ लोग मरते कैसे हैं? अब इस बेवकूफ को कैसे समझाऊं कि लोग मरते कैसे हैं? लेकिन अगर इसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो ये मुझे सोने भी नहीं देगा। अब माँ सोचने लगी कि मंगलू को कैसे समझाया जाए कि लोग मरते कैसे हैं। माँ बताओ ना माँ, लोग मरते कैसे हैं बताओ। बस आंखें बंद हो जाती हैं और लोग मर जाते हैं। अच्छा, मरना इतना आसान होता है? बस आंखें बंद हुई और मर जाते हैं बस। हाँ ऐसे ही मरते हैं। अब तू मेरी जान मत खा, जा यहाँ से।
मुझे भी एक बार मरकर देखना चाहिए। कैसा लगता है? एक काम करता हूँ, गांव के बाहर चलकर एक गड्ढा खोदता हूँ और उसमें आंखें बंद करके लेट जाता हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। उसने गांव के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया। रात होने पर उस रास्ते से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे से कहा, हमारा एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से घर के अंदर चोरी करता। मंगलू ये बात सुन रहा था। वो अचानक से बोल पड़ा, भैया मैं तो मर चुका हूँ, अगर जिंदा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। चोर समझ गए कि ये बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। एक चोर मंगलू से बोला, भाई जरा इस गड्ढे में से बाहर निकलकर हमारी मदद कर दो, थोड़ी देर बाद आकर फिर मर जाना। मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है भाई? मंगलू को गड्ढे में पड़े पड़े बहुत भूख लगने लगी थी और ठंड भी। उसने सोचा कि चलो चोरों की मदद ही कर दी जाए। ठीक है भाइयों, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं मर जाऊंगा। है तुम बहुत दयालु हो भाई। चलो अब हम एक काम करते हैं, पास के ही एक घर में चोरी करने चलते हैं। अच्छा, तुम घर के अंदर चोरी करने जाना, मैं आगे की तरफ पहरा दूंगा और मेरा साथी घर के पीछे की तरफ पहरा देगा। जैसे ही कोई खतरा हमें दिखेगा, हम 3 बार जोर से आया 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 कहेंगे और तुम घर के अंदर से भाग कर निकलना। ठीक है? ठीक है भाई, चलो चलते हैं। चलो घर के अंदर पहले कुछ खाने पीने के लिए ढूंढता हूँ। पेट में इतने बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं। माँ भी तो कहती है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है, इसीलिए पहले कुछ खा लेता हूँ, बाद में चोरी करूंगा। हाँ हाँ। तभी रसोई में मंगलू को दूध, चीनी और चावल रखे मिले। अरे वाह, क्यों ना खीर बनाकर खाई जाए। मंगलू ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही एक बुढ़िया ठंड से सिकुड़कर सोई हुई थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे से आंच लगनी शुरू हुई तो गर्मी महसूस होने पर सही से खुलकर सोने के लिए उसने अपने हाथ फैला दिए। मंगलू ने बुढ़िया को देखा और उसे लगा कि बुढ़िया खीर मांग रही है। अरे अम्मा, पहले खीर तो बनने दे, तब दूंगा ना तुझे। बुढ़िया को थोड़ी और सेक लगी और उसने अपने दोनों हाथ थोड़े और फैला दिए। अरे अम्मा, मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ, सारी अकेले थोड़ी ना खा लूंगा। शांति रख, तुझे भी खिलाऊंगा। है तुझे भी खिलाऊंगा। लेकिन बुढ़िया को जैसे जैसे सेंक लगती रही तो वो और ज्यादा फैलकर सोने लगी। उसने हाथ और भी ज्यादा फैला दिए। मंगलू को लगा कि ये बुढ़िया खीर के लिए ही हाथ फैला रही है। उसने झुंझलाकर गर्मा गर्म खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। बुढ़िया चीखती चिल्लाती एकदम से हड़बड़ा कर उठ गई। हाय रे मोरी मैया, मैं तो मर गई। ये क्या किया तूने? हाथ जलाकर मारेगा क्या? बुढ़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग उठ गए और मंगलू पकड़ा गया। अरे अरे, मुझे पकड़कर क्या करोगी? असली चोर तो बाहर है। मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैं तो अपने लिए खीर बना रहा था। इस तरह मंगलू ने अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। बड़ी मुश्किल से मंगलू की माँ ने उसे इस मुसीबत से बचाया। घर जाकर मंगलू की माँ ने उसे खूब डांट लगाते हुए कहा, कब तक तू दिन भर ऐसे ही मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ कंचे खेलेगा? अब तो तू बड़ा हो गया है और हट्टा कट्टा भी है, तो कोई नौकरी क्यों नहीं करता? कब तक ऐसे घर बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां खाएगा? ठीक है माँ, तुम अगर यही चाहती हो तो अब मैं ऐसा ही करूँगा। मैं कल सुबह ही नौकरी की तलाश में दूसरे गाँव के लिए निकल पड़ता हूँ। तो मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ दे देना है। क्यों दे दूं तुझे? रोटियां बांट देना, मैं गुड़ या नमक से खा लूंगा। अच्छा, घर में सिर्फ नमक है, ना गुड़ है ना आटा। एक काम करती हूँ, तुझे कागज में नमक बांध कर देती हूँ। जब ज्यादा भूख लगे तो नदी से पानी लेकर नमक घोल कर पी लेना। ठीक है माँ, घर में जो है वही दे दो। मंगलू अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। मंगलू ने आधा रास्ता ही तय किया था कि उसे भूख लग गई। वो एक कुएं के पास ठहरा और अपने थैले से नमक निकाल कर बैठ गया। माँ के दिए हुए नमक को देखकर उसे लगा जैसे उसके हाथ में बहुत सारी रोटियां हैं और वो कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि सारे खा लूं? लेकिन अगर सारे खा लूंगा तो फिर आगे क्या करूंगा? एक काम करता हूँ, एक अभी खा लेता हूँ और बाकियों को संभाल कर पोटली में रख लूंगा और फिर आगे की यात्रा में एक एक करके धीरे धीरे मजे लेकर खाऊंगा। संयोग से उस कुएं में परियां रहती थीं। मंगलू की खाने वाली बात सुनकर वो घबरा गईं। उन्हें लगा कि वो उन परियों को खाने की बात कर रहा है। कुएं के अंदर एक परी बाकी परियों से बोली, अरे ये कौन सा दानव आ गया जो हमें खाने की बात कर रहा है?
खाने की बात, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि इसे पता कैसे चला हम परियां इस कुएं में रहती हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना ये तो हमें सबको खा जाएगा। हाँ, हम एक काम करते हैं, पहले तो हम सब बाहर चलकर इससे विनती करते हैं कि ये हमें ना खाए। डर के मारे वो सारी परियां कुएं से बाहर आईं और मंगलू से विनती करने लगीं। हे महामानव, हम सब आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमें मत खाओ। हम आपको एक जादुई घड़ा देंगे, उस घड़े से आप जो भी मुराद मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। मंगलू हैरानी के साथ उन परियों को देख रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी परी नहीं देखी थी। मंगलू को कुछ समझ आता इससे पहले ही परियों ने वो जादुई घड़ा उसके पास रखा और वापस कुएं में चली गईं। मंगलू ने जादुई घड़ा लिया और फिर वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर, माँ मैं आ गया। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? सुबह तो तुम गए थे ना, अभी तो दोपहर भी खत्म नहीं हुई। मुझे पता था तुम कुछ नहीं कर सकते हो। माँ मेरी बात तो सुनो। और ये हाथ में क्या मिट्टी का घड़ा लेकर आ रहे हो? क्या करूँ मैं इसका? अपने सर पर मारूं या तुम्हारे सर पर? माँ तो मेरी बात सुनो पहले, उसके बाद जिसके सर पर भी मारना है उसके सर पर मार लेना। उसने अपनी माँ को परियों वाली बात बताई। माँ ये सुनकर हैरान थी। क्या तुमने इस जादुई घड़े को आजमा कर देखा? नहीं माँ, मैंने तो इसे नहीं आजमाया, मैं तो इसे लेकर सीधा तुम्हारे पास आ गया। चलो पहले हम परियों द्वारा दिए गए उस जादुई घड़े को आजमा कर देखते हैं, ये काम भी करता है कि नहीं। चलो पहले इच्छा तुम ही पूरी करवाओ इस घड़े से। क्या चाहिए तुम्हें? मैं क्या मांगू? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, रोटी और गुड़ मांग लेता हूँ। बेवकूफ, अगर ये सच में जादुई घड़ा है तो हम रोटी और गुड़ क्यों खाएंगे? तुम इससे बहुत सारे पकवान मांगो। हाँ माँ, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ, यही अच्छा रहेगा। हे जादुई घड़े, हमें बहुत ढेर सारे पकवान दे दो। इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के पकवान थालियों में सज गए। दोनों ने उस रात स्वादिष्ट भोजन, वो भी पेट भर कर खाया। माँ ये तो सच में जादुई घड़ा है और इतना स्वादिष्ट भोजन तो आज तक मैंने कभी नहीं खाया। हाँ, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। मैं कल इस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांग लूंगी और फिर हम दोनों अमीर हो जाएंगे। मंगलू की माँ ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांगा और दोनों अमीर हो गए। मंगलू की माँ बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में डर था कि गांव वाले उसके बेटे से उनके अमीर होने का राज न उगलवा लें। तभी मंगलू की माँ को एक तरकीब सूझी। वो बाजार गई और ढेर सारे बताशे खरीद लाई। फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उनकी बारिश करने लगी। छप्पर से बताशे की बरसात देखकर मंगलू खूब खुश हुआ और खुशी से नाचता हुआ, माँ माँ तुम कहाँ हो? देखो हमारे घर की छप्पर से बताशों की बारिश हो रही है, जल्दी आओ। अरे ये माँ भी कहाँ चली जाती है? मैं पहले खूब सारे बताशे खाता हूँ और थोड़े बताशे माँ के लिए भी इकट्ठे कर लेता हूँ। हाँ, मंगलू को ऐसा लगा उस घड़े की वजह से ऐसा हो रहा है। उसने ढेर सारे बताशे खाए। अमीर बनने के बाद मंगलू व उसकी माँ के रहने के तौर तरीके भी बदल गए, जिसे कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भांप लिया। गांव के बिरजू से खिरजू मिलता है। खिरजू, तुमने एक बात गौर करी क्या? क्या बात है बिरजू भाई, बताओ मुझे भी। तुम किस बारे में बात कर रहे? कुछ दिनों से मंगलू और उसकी माँ के रहन सहन के तरीके में बदलाव आया भैया। हाँ भाई, ये बात तो मैं भी गौर कर रहा हूँ। पहले वो मंगलू कैसे फटे कपड़े पहन कर घुमा करता था, सिर्फ नीचे एक जांघिया पहने रहता था, पर अब देखो भैया जांघिया भी पजामा हो गया है और ऊपर कमीज भी आ गई। हाँ भाई खिरजू, सही कह रहे हो तुम। अब तो मैं मंगलू की माँ को गांव की मंडी से सब्जी के साथ साथ फल भी खरीदते देखता हूँ। क्या कहा, फल? हाँ भाई सही सुना तुमने, फल। पहले तो रोटी भी नहीं खाने को मिलती थी, हमारे घर से बचा हुआ खाना लेकर जाती थी उसकी माँ, और अब देखो नए कपड़े, सब्जी, फल। और तो और एक दिन तो मैंने उसे गांव के हलवाई बंसीधर की दुकान से जलेबी रसगुल्ला खरीदते भी देखा था भैया। क्या कहा, जलेबी रसगुल्ला? भाई मैंने तो न जाने कितने महीने से नहीं खाया जलेबी रसगुल्ला। पिछली बार मुखिया जी के घर उनके पिताजी के श्राद्ध में खाया था। धीरे धीरे ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक ये इतने अमीर कैसे हो गए। गांव के कुछ लोग मंगलू की माँ के पास गए और पूछने लगे आखिर उन लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मंगलू की माँ ने कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने सोचा चलो सीधा मूर्ख मंगलू से ही पूछ लिया जाए। एक दिन मौका मिलते ही गुरु, खिरजू और गांव के कुछ लोगों ने मंगलू को बुलाया और उससे पूछा, अरे भाई मंगलू, जरा हमारी बात तो सुनो, इधर आओ भैया हमारे पास। हाँ चाचा बोलिए, क्या बात है? मंगलू, आजकल तुम्हारे रंग ढंग कैसे बदल गए भैया? हमें भी तो बताओ भैया, कोई खजाना हाथ लग गया क्या तो? तुम्हारे या तुम्हारी माँ के? बोला मंगलू गांव वालों की चालाकी नहीं समझ पाया।
और उन्हें परी और जादुई घड़े की सारी बात बता दी। मंगलू की बात सुनकर क्या तुम सच कह रहे हो भैया? तुम्हारे पास जादुई घड़ा है? और नहीं तो क्या चाचा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो सब जानते थे कि मंगलू बेवकूफ है, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं नहीं, हमारा ये मतलब ना है। हम जानते हैं कि तुम हमेशा सच बोलते हो भैया। अच्छा, क्या तुम हमें वो जादुई घड़ा दिखा सकते हो भैया? हमने कभी जादुई घड़ा नहीं देखा ना। वो देखने में तो साधारण घड़े जैसा ही है चाचा। उसे देखने से आपको नहीं पता चलेगा कि वो जादुई घड़ा है। फिर भी एक बार तो हम भी चाहें कि उस जादुई घड़े को देख लें। क्या पता जीवन में कभी ये मौका मिले न मिले। समझ रहे हो भैया? ठीक है, आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए। वो घड़ा मैंने माँ को दिया था, उसके पास ही है जादुई घड़ा। गांव वाले मंगलू के साथ उसके घर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर मंगलू की माँ ने कहा, हमारे पास ऐसा कोई जादुई घड़ा नहीं है। तुम लोग तो जानते ही हो मेरा बेटा मूर्ख है, ये तो दिन में भी सपने देखता है। माँ याद करो ना, मैंने तुम्हें ही वो जादुई घड़ा दिया था, क्या तुम भूल गई? उसी घड़े से तो हमने रात में ढेर सारे पकवान खाए थे, और फिर हमारी छप्पर से बताशे की बारिश भी तो हुई थी। ये सुनकर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, लो अब बताओ कोई भला छप्पर से भी कहीं बताशे की बारिश होती है? अब गांव वालों को भी मंगलू की माँ की बातों पर यकीन हो गया था। उन्होंने मान लिया कि मंगलू ने कोई सपना देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा, और सभी अपने अपने घर वापस चले गए। तभी मंगलू के घर पर उसकी मौसी आती है। बहन, बड़े दिनों बाद आई हो, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। मेरे घर में बारिश का पानी आने से छत टूट गई है। अब कुछ दिन तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। बाजार से मेरे लिए मछली लेकर आ और चावल बना। आज मैं मछली और चावल खाऊंगी। इतना कहकर मंगलू की मौसी नहाने के लिए चली जाती है। मंगलू की माँ मंगलू से बोली, न जाने कहाँ से मुसीबत गले आ गई। बेटा तू एक काम कर, थैला लेकर बाजार से मछली ला। माँ, तू अपने जादुई घड़े से मछली क्यों नहीं मांग लेती? नहीं नहीं, तेरी मौसी के सामने वो घड़ा नहीं निकाल सकते। तू तो जानता है ना वो कैसी है। मंगलू थैला लेकर बाजार की तरफ मछली लेने चल देता है। दूसरी तरफ गांव की नदी के पास मछुआरे मछलियों का बाजार लगाते थे। वहाँ मछुआरों ने नदी में जाल फेंका और उस जाल में मछली की जगह एक मगरमच्छ फंस गया। एक मछुआरा दूसरे मछुआरे से, अरे ये तो मछली की जगह मगरमच्छ का बच्चा फंस गया भैया, अब इसका क्या करें? एक काम करते हैं, अभी इस मगरमच्छ के बच्चे को बोरी में डाल देते हैं और मछलियाँ पकड़ने के बाद नदी में छोड़ देंगे। नहीं तो ये हमें भी मछली पकड़ने नहीं देगा भैया। मंगलू बाजार पहुंचकर एक मछुआरे से पूछता है, अरे भाई, क्या तुम्हारे पास मछलियाँ हैं? भैया अभी तो पहला जाल डाला है, मेरे पास मगर है। मंगलू को मगर की जगह मांगुर सुनाई देता है। हाँ, मांगुर तो बड़ी अच्छी मछली होती है, तो एक काम करो, मुझे दे दो। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? जाने दे भाई, अगर उसे मगर चाहिए तो हमें क्या करना है? पैसे मिल रहे हैं, पैसे ले और उसे मगर दे दे। बोरी में है, पैसे दे दो और बोरी ले जाओ। मंगलू मछुआरे को पैसे देकर बोरी लेकर घर जाता है। घर पहुंचकर मंगलू माँ से, माँ मैं मछली ले आया। कौन सी मछली ले आया जो इतनी बड़ी है? मांगुर मछली है माँ, मांगुर। अरे मांगुर तो बड़ी अच्छी मछली होती है। चल अच्छा ही है जो तू बड़ी मछली ले आया। जरा मुझे भी तो दिखा, ताजी तो है ना? हाँ, बिल्कुल ताजी है, मछुआरों ने पहला जाल डाला था। मंगलू माँ से बातें करते करते बोरी खोल देता है और बोरी खोलते ही उसमें से मगरमच्छ का बच्चा निकलकर मंगलू के घर में घूमने लगता है। तभी मंगलू की मौसी वहाँ आ जाती है। हाय दैया, मैंने मछली खाने को क्या कह दिया? तू तो मुझे खिलाने के लिए मगरमच्छ ले आया, क्या यही सीखा है तूने? अरे बेवकूफ, इस मगरमच्छ को कहाँ से ले आया पकड़कर? उस मछुआरे ने तो कहा था कि मांगुर है। बेवकूफ, मांगुर नहीं मगर कहा होगा, तुझे ही मांगुर सुनाई दिया होगा। मंगलू की माँ किसी तरह उस मगरमच्छ के बच्चे से पीछा छुड़ाती है, लेकिन मंगलू की मौसी तो मछली खाने की जिद करके बैठी थी। मंगलू की माँ जादुई मटके से मछली मांगती है और अपनी बहन को खिलाकर शांत करती है।